हेलो हेलो। ओके। हेलो एवरीवन, बीएससी फाइनल ईयर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। सारे स्टूडेंट जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें ताकि हम लोग लेक्चर स्टार्ट करें। इससे पहले की जो लेक्चर थी ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में। स्टार्ट करें? ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, एक ब्रीफ ओवरव्यू कि व्हाट इज़ द हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी वह टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का क्या करते हैं हम लोग, प्रोडक्शन करते हैं या उत्पादन करते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी की। तो जैसा कि आप नाम से सुन रहे होंगे हाइब्रिडोमा, तो हाइब्रिड, हाइब्रिड मीन्स, ठीक है, दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ। ठीक है, दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में दो चीज़ें क्या क्या होती हैं, तो फर्स्ट होता है बी सेल। ठीक है, बी सेल, और बी सेल में भी कौन सा बी सेल, तो बी सेल में भी स्पेसिफिकली प्लाज्मा बी सेल। ठीक है, प्लाज्मा बी सेल। और सेकेंड क्या होता है, कैंसर सेल। कैंसर सेल, इसी कैंसर सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, माइलोमा सेल भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, माइलोमा सेल, आप लोग भूलेगा नहीं, कैंसर सेल को ही माइलोमा सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो कैंसर सेल और माइलोमा सेल दोनों को फ्यूज़ करके हाइब्रिड सेल बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आधा कैंसर सेल हो गया, ठीक है, और ये हाफ प्लाज्मा सेल। तो कैंसर सेल और प्लाज्मा सेल दोनों मिलकर एक हाइब्रिड सेल बना लिए। ठीक है, और यही क्या करेगा, फिर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। इसी से हम लोग क्या करेंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब दोनों सेल को फ्यूज़ क्यों कराया जाता है, तो कैंसर सेल से क्या, कैंसर सेल का क्या खासियत होता है, क्या, तो कैंसर सेल में इमोर्टल होता है। इमोर्टल मतलब ये अमर होते हैं। ठीक है, बहुत ही कई जनरेशन तक ये डिवाइड कर सकते हैं, कंटिन्यू ग्रो कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और प्लाज्मा बी सेल्स क्या हो सकती हैं, ये कि एंटीबॉडी सिक्रीट करती हैं। तो प्लाज्मा बी सेल अगर अकेले रहें तो क्या होंगे, कुछ जनरेशन में, कुछ, ठीक है, 10-12 जनरेशन तक एंटीबॉडी ये बनाएंगी, उसके बाद ये क्या हो जाएंगी, डेथ हो जाएंगी। लेकिन कैंसर सेल के साथ इसको फ्यूज़ करने से इसको क्या एडवांटेज हो जाता है कि ये लगातार लगातार ये डेथ नहीं, इनकी डेथ नहीं होती है, और ये लगातार एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो ये तो ओवरव्यू, एक बेसिक ओवरव्यू है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, या जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या किया जाता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन किया जाता है। अब थोड़ा सा कुछ चीज़ें और यहाँ क्लियर कर लें आगे बढ़ने से पहले। मोनोक्लोनल क्या होता है, मोनोक्लोनल किसको बोलते हैं, और पॉलीक्लोनल किसको बोलते हैं। ठीक है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे अगर स्नैक वेनम का, अगर हमें, स्नैक वेनम नहीं, कोई डिसीज़ का अगर हम लोग ध्यान में ले लेते हैं, सपोज करो H1N1, ठीक है, H1N1 एक डिसीज़ है। अब हम लोग क्या किए, H1N1 एंटीजन को टारगेट में करके, या फिर H1N1 एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने वाले सेल्स को, ये क्या है, H1N1 के अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। ये क्या है, बी सेल है, और इसको फ्यूज़ करा दिए कैंसर सेल से। ठीक है, तो ये हाइब्रिड सेल बनकर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो एंटीबॉडी होगा वो किसके लिए काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ H1N1 के लिए, और किसी के अगेंस्ट में काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर यहाँ H2
N2 आ जाता है तो ये H2N2 के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, मोनोक्लोनल है, सिर्फ और सिर्फ एक एंटीजन को टारगेट करके एंटीबॉडी को बनाया गया है। वहीं पॉलीक्लोनल मीन्स क्या होता है, ये पॉलीक्लोनल मीन्स ये भी H1N1 के लिए भी यही काम करता है, ठीक है, H2N2 के लिए भी यही काम करता है, H3N4 के लिए भी यही काम करता है। इसलिए तो अभी जो कोरोना वायरस डिजीज़ है उसमें क्या हो रहा है, जो वैक्सीन बन रही हैं वो क्या है, मोनोक्लोनल नेचर की होने के कारण, ठीक है, मोनोक्लोनल नेचर होने के कारण थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है। मोनोक्लोनल नेचर होने के कारण क्या, ठीक है, अभी नया स्ट्रेन वायरस आ रहा है, नया स्ट्रेन आ रहा है, कोरोना का नया स्ट्रेन आ रहा है, तो उसके अगेंस्ट में ये इफेक्टिव नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हिस्ट्री। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन या प्रिंसिपल हम लोग देख ही लिए हैं, इंट्रोडक्शन ओवरव्यू की हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या है। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी वह टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं हिस्ट्री इसकी। तो इन 1975 दिस टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय जॉर्ज J.F. कोहलर एंड सीजर माइलस्टेन। तो सब 1975 में किसने, कौन कौन साइंटिस्ट ने, याद रखना साइंटिस्ट का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये और बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। इस चीज़ को सबसे, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना नॉर्मली समझ में नहीं आता है, इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश करना सारे स्टूडेंट। तो साइंटिस्ट जॉर्ज F. कोहलर एंड सीजर मिलस्टेन ने क्या किया था, सबसे पहले हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को 1975 में डेवलप किया था। एंड इन 1984 दे शेयर्ड अ नोबेल प्राइज़ फॉर दिस डिस्कवरी। और 1984 में बाद में इनको क्या दिया गया, नोबेल प्राइज़ दिया गया दोनों साइंटिस्ट को। दे मेक अ हाइब्रिड सेल दैट विल मेक अ नंबर ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजन। तो इन्होंने एक हाइब्रिड सेल बनाया और वो हाइब्रिड सेल क्या कर सकता था, बहुत सारे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकता था, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकता था, ठीक है, मोनोक्लोनल ए भी प्रोड्यूस कर सकता था। तो किसी एक एंटीजन के अगेंस्ट में बहुत सारे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकता था वो सेल, जो सेल इन्होंने डेवलप किए थे। अगर हम लोग प्रिंसिपल की बात करें तो ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन या फिर हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी किस प्रिंसिपल की तरह कार्य करता है, तो इसमें दो सेल लिया जाता है, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि बी सेल और कैंसर सेल। The hybrid cell has the capacity of antibody production derived from B cell, ठीक है। तो जो हाइब्रिड सेल होता है वो उसमें क्या कैपेसिटी पाई जाती है कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन का। तो और ये किसको कहाँ से हम लोग आइसोलेट करते हैं, इस सेल को कहाँ से निकालते हैं, तो स्प्लीन से। देखेंगे कि किस स्टेप को क्लियरली अभी। एट द सेम टाइम इट कैन डिवाइड कंटिन्यूसली बाय द क्वालिटी डिराइव्ड फ्रॉम माइलोमा सेल। तो जो हाइब्रिड सेल बना हुआ है, ठीक है, ये हाइब्रिड सेल है, तो ये हाइब्रिड सेल क्या करता है, कंटिन्यू एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसका एक पार्ट बी सेल का बना हुआ है, तो बी सेल कहाँ से डिराइव हुआ है, तो बी सेल, ठीक है, स्प्लीन से हम लोग डिराइव किए हैं, इसको स्प्लीन से आइसोलेट किए हैं। और वहीं दूसरा पार्ट क्या है, कैंसर सेल, ठीक है, दो सेल का फ्यूजन, तो कैंसर सेल, तो कैंसर सेल के कारण इसको क्या मिलता है, तो कंटिन्यूसली डिवाइड करता है ये कई जनरेशन तक। ये तो हाइब्रिड सेल में दोनों प्रॉपर्टी हैं, एंटीबॉडी प्रोडक्शन का भी और कई जनरेशन तक डिवीजन का भी। By combining the desired qualities of both the cells, the technology ensure large antibody production of a single specificity। थोड़ा सा मैं इसको और क्लियरिफाई करूँगा यहाँ पे, ठीक है। बी सेल का काम क्या है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना, अकेले ये एंटीबॉडी, ठीक है, कुछ जनरेशन तक, कुछ टाइम तक ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकता है, उसके बाद ये क्या कर सकता है, डेथ हो सकती है। कैंसर सेल क्या है, कैंसर सेल क्या करेगा, अनलिमिटेड ग्रोथ करेगा, कंटिन्यू ग्रो करेगा और मास ऑफ टिश्यू बना के कैंसर बना लेगा। तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। अब दोनों को हमने क्या किया, दोनों को प्रॉपर्टी को फ्यूज़ कर दिया, तो दोनों चीज़ें एक ही सेल में आ गई, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन भी और अनलिमिटेड ग्रोथ भी, दोनों चीज़ें एक ही सेल्स में आ गई। क्लियर। अब ये दोनों चीज़ें एक ही सेल्स में आ गई हैं, तो अनलिमिटेड टाइम तक क्या कर सकती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकती है। स्पेसिफिक हाइब्रिडोमास स्प्लीन एंड माइलोमा सेल ऑब्टेन्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इन आर्टिफिशियल मीडिया, दिस टेक्नोलॉजी कॉल्ड हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो ये जो हाइब्रिड सेल है इसको हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कराते हैं,
तो इस सेल को, ये हाइब्रिड सेल है, इस हाइब्रिड सेल को आर्टिफिशियल मीडिया में यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए। अब यहाँ क्या करेगा, ये एंटीबॉडी बनाएगा, बहुत सारे एंटीबॉडी बनाएगा, और बाद में इसी एंटीबॉडी को क्या कर लिया जाएगा, प्यूरिफाई कर लिया जाएगा। ठीक है, और प्यूरिफाई करके यूज़ किया जाएगा। स्नेक वेनम वगैरह होते हैं, ये सब इसी टेक्निक के थ्रू बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक बार देखो, तो जिस एंटीजन के अगेंस्ट में हम क्या करना रहता है, इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत क्लियर डायग्राम है इसमें। तो जिस एंटीजन के अगेंस्ट में हमें एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाना है, MAB बनाना है, उस एंटीजन को सबसे पहले हम कहाँ करते हैं, माउस में इंजेक्ट करते हैं। माउस में हम क्या कर दिए, उस एंटीजन को इंजेक्ट कर देंगे। अब माउस में हमने इंजेक्ट कर दिया तो माउस क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा। ठीक है, क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा। और एंटीबॉडी कौन बनाएगी, माउस की कौन सी सेल, तो B सेल। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे B सेल्स जब डेवलप होते हैं और B सेल क्या करते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल। तो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग कौन सी सेल है, ये प्लाज्मा B सेल। कंफ्यूज नहीं होना, प्लाज्मा सेल या प्लाज्मा B सेल एक ही बात है। ठीक है, B सेल को ही हम लोग यहाँ प्लाज्मा सेल्स बोल रहे हैं। तो अब ये B सेल्स को हमने क्या कर लिया, माइस से आइसोलेट कर लिया, अलग कर लिया। तो ये हमारा क्या है, B सेल, प्लाज्मा B सेल। इधर एक, ठीक है, दूसरे कैंसर टिश्यू से हमने क्या किया, कैंसर टिश्यू से कैंसर सेल ले लिया। तो यहाँ कैंसर सेल देख रहे हो। ठीक है, अब कैंसर सेल इसको और ये जो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग B सेल है, दोनों को क्या कर दिए, फ्यूज़ कर दिए। तो ये क्या बन लग गया, ठीक है, सेल फ्यूजेस इनटू हाइब्रिडोमास। सेल फ्यूज हो गया और ये हाइब्रिड बन गया, जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, कैंसर की भी और एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग। अब ये क्या करती हैं, इसको जब हम लोग मीडियम में, आर्टिफिशियल मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं, मीडियम में, तो मीडियम में क्या करती है, ये सेल ग्रोथ करती है, डिवाइड करती है और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है। और कितनी मात्रा में, बहुत ही हाई मात्रा में, और बिना रुके, बिना डेथ किए क्या करती है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, इसी के इर्द गिर्द पूरी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी घूमेगी। अभी जो भी डिस्कस करेंगे वो होगा। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी देखते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अब क्या होता है, तो ये देखना यहाँ पर, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर एंटीबॉडीज दैट आर आइडेंटिकल बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय वन टाइप ऑफ इम्यून सेल, ऑल क्लोन आर सिंगल पेरेंट सेल। तो क्या होते हैं, ये आइडेंटिकल होते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मीन्स ये सारे के सारे एंटीबॉडी कैसे होंगे, एक ही जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि ये एक ही B सेल से प्रोड्यूस हो रही हैं, एक ही B सेल से क्या हो रही हैं, ये प्रोड्यूस हो रही हैं, इसलिए आइडेंटिकल होते हैं। और याद रखना, किसी एक स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट में ही मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनती हैं। स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट में स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनेगी, और उसी को एंटीबॉडी को हम लोग बोलेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, किसी एक पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट में। बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय वाइट ब्लड सेल विच कॉल्ड एज अ प्लाज्मा सेल्स। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किसके द्वारा, WBC जी, और WBC में भी बहुत सारे आते हैं, T सेल, B सेल, तो किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है, तो प्लाज्मा B सेल्स के द्वारा। इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसरस सेल एंड एज अ एंटी वेनम, एंटी स्नेक वेनम। तो कैंसर, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूज़ किस में किया जाता है, तो कैंसर सेल को ट्रीट करने के लिए, और साथ ही साथ एंटी स्नेक वेनम, ठीक, जो स्नेक वेनम होते हैं उनके प्रोडक्शन के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, या फिर ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये मोनोक्लोनल होती हैं। ये सब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के एग्जांपल हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रोसीजर। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जब का प्रोडक्शन 6 स्टेप में किया जाता है। मेनली कितने स्टेप में, 6 मुख्य स्टेप में किया जाता है। 6 अलग अलग स्टेप में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। और ये 6 अलग अलग स्टेप क्या हैं, देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है इम्यूनाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक एनिमल विच जनरेट हाइब्रिडोमा सेल विथ स्प्लिन सेल। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग,
इम्यूनाइजेशन करते हैं ताकि वो क्या करे, बी सेल का प्रोडक्शन करे। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ माइलोमा सेल, तो माइलोमा सेल्स और बी सेल्स दोनों प्रोड्यूस करें ऐसा हम ऑर्गेनिज्म पहले ढूंढते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, इम्यूनाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक एनिमल विच जनरेट हाइब्रिडोमा सेल विथ स्प्लीन सेल। मीन्स सबसे पहले हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का इम्यूनाइजेशन करते हैं। तो यहाँ हम लोग एंटीजन दे रहे हैं, तो ये फर्स्ट प्रोसेस क्या हो गया, इम्यूनाइजेशन। अब ये क्या करेगी, बी सेल प्रोड्यूस करेगी और इधर से कैंसर सेल। सेकेंड स्टेप आइसोलेशन ऑफ माइलोमा सेल। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, माइलोमा सेल को आइसोलेट करते हैं। तो ये माइलोमा सेल को इधर से आइसोलेट कर ले किसी दूसरे सेल से। थर्ड स्टेप में फ्यूजन बिटवीन स्प्लीन सेल एंड माइलोमा सेल। थर्ड स्टेप में क्या किया जाता है, दोनों को फ्यूज किया जाता है। ठीक है, स्प्लीन से निकाला हुआ बी सेल और माइलोमा सेल दोनों को फ्यूज किया जाता है। तो फ्यूजन इज द थर्ड स्टेप। सिलेक्शन फॉर हाइट मीडियम, उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या किया जाता है, इसको मीडियम में ट्रांसफर किया जाता है और मेनली कौन सा, हाइट मीडियम। और हाइट मीडियम क्या होता है आगे देखेंगे। फिर आइसोलेशन ऑफ हाइब्रिडोमा सेल, फिर हाइब्रिडोमा सेल को अलग किया जाएगा, फिर स्क्रीनिंग किया जाएगा। ठीक, तो ये सारे क्या हैं, प्रोसीजर हैं। 6 प्रोसीजर के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब हर एक स्टेप को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले इम्यूनाइजेशन करते हैं। ठीक है, इम्यूनाइजेशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए तो जिस भी एंटीजन का हमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना है, जिस भी एंटीजन का क्या करना है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना है, उस एंटीजन को क्या करते हैं, माइस में इंजेक्ट करते हैं। ये माइस को मीन्स इम्यूनाइज करते हैं। An antigen immunized to an animal like mice via intravenously directly to blood by injection। तो इंजेक्शन के थ्रू या किसी दूसरे के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एंटीजन को इंसर्ट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं माइस में। माइस के अलावा दूसरा ऑर्गेनिज्म भी ले सकते हैं। तो यहाँ एंटीजन इसके अंदर आ गया। अब ये एंटीजन क्या करेगा, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी प्रोडक्शन को यहाँ पर इंड्यूस करेगा। ठीक है, वेयर इन स्प्लीन इट एक्टिवेट बी सेल विच प्रोड्यूस प्लाज्मा सेल, स्प्लीन सेल। तो ध्यान रखना कि स्प्लीन क्या होता है, स्प्लीन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है। क्या होता है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो जो स्प्लीन के जो बी सेल्स होते हैं वो क्या करना शुरू कर देते हैं, इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। क्लियर, ठीक है, स्प्लीन के जो सेल्स होते हैं वो क्या करना शुरू कर देते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। या फिर ऐसा होता है, सबसे पहले इसको मैं और क्लियरिफाई यहाँ बता रहा हूँ। जैसे ही एंटीजन को हम लोग इंजेक्ट करते हैं, ये एंटीजन कहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन के द्वारा इस एंटीजन को ट्रैप कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। अब स्प्लीन क्या करते हैं, स्प्लीन में क्या करते हैं, बी सेल डिवाइड करते हैं। ठीक है, बी सेल क्या करते हैं, कंटिन्यू डिवाइड करते हैं और बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं इसके अगेंस्ट में। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में प्लाज्मा सेल टू प्रोड्यूस्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो यही प्लाज्मा सेल या फिर प्लाज्मा बी सेल क्या करना शुरू कर देते हैं, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मा सेल फ्रॉम द स्प्लीन ऑफ एनिमल। अब जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है, जो प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, स्प्लीन से अलग कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। सपोज ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है तो इसको हम लोग अलग कर लिए, आइसोलेट कर लिए। ठीक है, तो पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया कि इम्यूनाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक एनिमल सेल, और इस प्रोसेस के थ्रू हमने क्या कर लिया, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल को अलग कर लिया। अब यहाँ पे प्लाज्मा सेल को आइसोलेट कर लिया। अब दूसरा काम क्या है, एक सेल तो हमें मिल चुका, सेकेंड सेल माइलोमा सेल हमें प्राप्त करना है। ठीक है, तो माइलोमा सेल आर कैंसरस सेल विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम
बोन मैरो। अब माइलोमा सेल क्या हैं, कैंसरस सेल होती हैं, और इनको हमने कहाँ से आइसोलेट कर लिया, ठीक है, बोन मैरो से हमने कैंसर सेल भी ले लिया, ठीक है, कैंसर सेल भी मिल गया। तो हमें 2 सेल मिल गए, मैं अलग अलग पेन से ड्रा करूँगा नेक्स्ट स्लाइड से, ठीक है। ये हो गया अपना कैंसर सेल, और इधर हमें मिला था, ठीक है, बी सेल, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल। ये माइलोमा सेल्स आर जनरली इमोर्टल इन नेचर दैट विच नेवर डाइज एंड हैज़ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो जो माइलोमा सेल होता है वो कैसे होते हैं, इमोर्टल नेचर के होते हैं, मतलब ये अमर होते हैं, ठीक है। अमर मतलब कई जनरेशन तक ये ग्रो कर सकते हैं बिना डेथ किए। ओके, तो हमें 2 चीज़ मिल चुका है, माइलोमा सेल भी मिल चुका है और प्लाज्मा बी सेल। अब थर्ड स्टेप में फ्यूजन ऑफ स्प्लीन सेल एंड माइलोमा सेल। तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, माइलोमा सेल को और स्प्लीन सेल को फ्यूज करेंगे। तो ये रहा माइलोमा सेल, ठीक है, माइलोमा सेल हो गया, और ये रहा स्प्लीन सेल। दोनों को क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, ठीक है, दोनों को फ्यूज करेंगे। तो ये आधा क्या बन जाएगा, इस तरह से आधा सेल क्या बन जाएगा, आधा पार्ट किसका रहेगा, हाफ पार्ट रहेगा कैंसर सेल का, माइलोमा सेल का, और हाफ पार्ट रहेगा किसका, प्लाज्मा सेल। और इसी को हम लोग बोल रहे हैं हाइब्रिड सेल। ओके, ठीक है, देखते हैं आगे। इट रिक्वायर पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल मीडियम फॉर फ्यूजन, ठीक है। तो इनको फ्यूज़ करने के लिए, दोनों सेल को फ्यूज़ करने के लिए हम लोग ट्यूब में रिएक्शन कराते हैं, और यहाँ पर क्या ऐड करते हैं, पेग ऐड करते हैं, और पेग को क्या बोलते हैं, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। और इस पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल को हम लोग फ्यूजोजेन भी बोलते हैं, याद रखना, फ्यूजोजेन मतलब ये फ्यूज़ कराने का काम, दोनों सेल को फ्यूज़ कराने का, जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। इट कैन आल्सो डन बाय इलेक्ट्रोपोरेशन, और सेल फ्यूज़न पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल के साथ साथ इलेक्ट्रोफ्यूजन के थ्रू हो सकता है। मींस हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफ्यूजन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक देंगे तो ये दोनों सेल बर्स्ट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और दोनों सेल फिर से आपस में जुड़ जाएंगे। फ्यूजन बिटवीन स्प्लीन सेल एंड माइलोमा सेल प्रोड्यूस्ड 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। तो माइलोमा सेल का फ्यूज़न और प्लाज्मा सेल का फ्यूज़न हो रहा है नहीं हो रहा है, इस बेसिस पर क्या बनते हैं, 5 टाइप के क्या बोलते हैं, सेल बनते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप सेल फ्यूज्ड सेल, ठीक है। सेकेंड टाइप के सेल्स क्या होंगे, फ्यूज्ड माइलोमा सेल, फ्यूज्ड प्लाज्मा सेल और फ्यूज्ड माइलोमा सेल, हाइब्रिडोमा सेल्स, अनफ्यूज्ड प्लाज्मा सेल और अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल। तो ये 5 प्रकार के टोटल सेल्स बनेंगे, और इन 5 सेल्स को हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं बताऊँगा इन 5 टाइप्स के सेल्स को, ठीक है। ये क्या है, ये देख रहे हो आप, अनफ्यूज्ड प्लाज्मा सेल्स हैं, ये फ्यूज्ड प्लाज्मा सेल्स हैं, ठीक है, ये हाइब्रिडोमा सेल्स हैं, ये फ्यूज्ड माइलोमा सेल हैं, और ये अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल। तो ये 5 प्रकार के टोटल सेल्स बनेंगे फ्यूजन से, ठीक है। तो अब फ्यूज हो गए, 5 टाइप के सेल भी बन गए। अब आगे देखते हैं क्या करते हैं। अब ये 5 टाइप के सेल तो बन गए, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, और 5 के 5 में ही 5 के 5 सेल्स हमारे यूज़ की नहीं हैं, ठीक है। 5 के 5 सेल्स हमारे यूज़ की नहीं है, मतलब 5 टाइप के सेल बने हैं, लेकिन इनमें से कोई भी एक टाइप का सेल है, कोई भी सिर्फ एक टाइप का सेल है जो क्या कर सकती है, ठीक है, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकती है। अब इन 5 में से, ठीक है, वो कौन सी सेल है, ये हमें क्या करना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा, स्क्रीन करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं सिलेक्शन ऑफ हैट मीडियम, ठीक है। तो इन सेल्स को हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, फिर ट्रांसफ़र करते हैं मीडियम में, हैट मीडियम जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, हैट मीडियम में ट्रांसफ़र कर रहे हैं सिलेक्शन के लिए, छांटने के लिए कि कौन से सेल्स हमारा हाइब्रिडोमा सेल्स हैं जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगी। हैट का फुल फॉर्म होता है हाइपोजेंथिन, एमिनोपटेरिन और थाइमिडीन, याद रखना, हाइपोजेंथिन, एमिनोपटेरिन और थाइमिडीन, ठीक है। 3 अलग अलग क्या हैं, 3 अलग अलग बायोमॉलिक्यूल्स हैं।
देखते हैं इस स्टेप में क्या होता है। बिफोर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंटीबॉडीज it has to synthesize new copy of DNA and for that it requires synthesis of nucleotide। तो क्या होता है, ठीक है, सपोज ये हाइब्रिडोमा सेल है जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी मोनोक्लोनल। ये क्या करती है, हर बार एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने से पहले डिवाइड करती है, ठीक है, और डिवाइड करती है तो क्या होता है, डिवीजन में सेल डिवीजन होता है तो क्या होता है, डीएनए का भी डिवीजन होता है। तो हर बार डीएनए का क्या बनाती है, नया कॉपी बनाती है इस तरह से, ठीक है। और ये डीएनए रेप्लिकेशन के लिए क्या ज़रूरत पड़ता है, न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस, न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस करना आवश्यक, क्योंकि आप जानते हो ATGC यही तो डीएनए में पाया जाता है ना, और सेल डिवीज़न में नया डीएनए बनेगा तो इन्हीं ATGC को इनकॉर्पोरेट करके डीएनए में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो जो डीएनए सिंथेसिस है, डीएनए सिंथेसिस दो प्रकार से हो सकता है, ठीक है। डीएनए का जो सिंथेसिस है वो दो तरीके से हो सकता है। कौन कौन दो तरीके से, साल्वेज पाथवे और डिनोवो पाथवे। तो हमारा जो अभी ये जो सेल्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पे जो सेल्स बने हैं, ये सेल अभी डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से पहले ये अपना डीएनए को डबल करेंगे, और डीएनए को डबल करने के लिए, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस करना ज़रूरी है। तो न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस ये दो तरीके से करते हैं। पहला तरीका क्या है, साल्वेज पाथवे के थ्रू, और दूसरा तरीका डिनोवो पाथवे के थ्रू, ठीक है। तो दो तरीके से क्या करते हैं, डीएनए का सिंथेसिस या न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस करते हैं। तो फर्स्ट तरीका देखते हैं। इन फर्स्ट साल्वेज पाथवे इट रिक्वायर डिग्रेडेड पार्ट्स ऑफ ओल्ड न्यूक्लियोटाइड टू प्रोड्यूस न्यू न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो हाइब्रिडोमा सेल्स होता है वो क्या करता है, अगर साल्वेज पाथवे के थ्रू, ठीक है, साल्वेज पाथवे के थ्रू क्या कर रहा है, एंटीबॉडी डीएनए का सिंथेसिस करता है। तो किस तरह से करता है, जो भी न्यूक्लियोटाइड डिग्रेड हुए रहते हैं, जो भी न्यूक्लियोटाइड डिग्रेड हुए रहते हैं, उन्हीं न्यूक्लियोटाइड को दोबारा यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है, उन्हीं न्यूक्लियोटाइड को दोबारा यूज़ कर लिया जाता है नया न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है। साल्वेज पाथवे में होता है, क्या होता है कि जो ओल्ड पुराने न्यूक्लियोटाइड होते हैं उन्हीं से नया न्यूक्लियोटाइड बनाया जाता है। लेकिन डिनोवो सिंथेसिस में ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं होता है। इन सेकेंड डिनोवो सिंथेसिस इट इज सिंथेसाइज्ड कंप्लीटली न्यू न्यूक्लियोटाइड बाय स्मॉल मॉलिक्यूल शुगर एमिनो एसिड। तो ये क्या कर, डिनोवो पाथवे में क्या होता है, डिनोवो पाथवे में नया न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस करते हैं, नया न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो साल्वेज पाथवे और डिनोवो पाथवे, तो दो तरीके के पाथवे हैं डीएनए या न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस करने का, और जिसमें से केवल साल्वेज पाथवे में क्या किया जाता है, ओल्ड न्यूक्लियोटाइड को यूज़ किया जाता है, और इसमें डिनोवो पाथवे में नया न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस किया जाता है, ठीक है। समझना इस चीज़ को। सो इन हैट मीडियम सेल not synthesized by de novo synthesis due to the presence of aminopterin in hat medium, which block dihydrofolate enzyme which is necessary for this synthesis। तो अगर हम लोग हैट मीडियम में क्या होता है, ये हैट मीडियम है, इस हैट मीडियम में क्या होता है, यहाँ पर हम एक एंजाइम ऐड कर देते हैं। कौन सा पदार्थ ऐड कर देते हैं, एमिनोप्टेरिन, ठीक है, एमिनोप्टेरिन ऐड किया रहता है इस हैट मीडियम में। तीन चीज़ें ऐड रहती हैं, क्या क्या, H से हाइपोजेंथिन, A से एमिनोप्टेरिन और T से थाइमिडीन, ठीक। तो जब एमिनोप्टेरिन यहाँ पर ऐड रहता है इस मीडियम में, तो एमिनोप्टेरिन क्या करता है, एमिनोप्टेरिन डाईहाइड्रोफोलेट एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और डाईहाइड्रोफोलेट एंजाइम कहाँ पर यूज होता है, तो ये डी नोवो सिंथेसिस में यूज होता है, ठीक है, डी नोवो सिंथेसिस में यूज़ होता है। अब चूंकि डी नोवो सिंथेसिस में यूज़ हो रहा है तो क्या होगा, देखते हैं आगे। फॉर द सिंथेसिस इन साल्वेज पाथवे इट मस्ट रिक्वायर HGPRT एंजाइम, हाइपोजेंथिन ग्वानिन फास्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, वेयर हाइपोजेंथिन एंड थाइमिडीन्स आर यूज्ड एज अ प्रीकर्सर, ठीक है। तो अब साल्वेज पाथवे चलना चाहिए, तो साल्वेज पाथवे चलने के लिए क्या करना चाहिए, क्या ऐड किया जाता है, यहाँ पर
HGPRT एंजाइम, ठीक है, HGPRT एंजाइम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोजेंथिन गुआनिन फास्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम साल्वेज पाथवे के थ्रू न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस करवा सकता है। और नेक्स्ट देखते हैं हाइपोजेंथिन और थायमिडिन ये क्या होते हैं, ये प्रिकर्सर की तरह यूज़ करते हैं हैट मीडियम में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस चीज़ को कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिलेक्शन कराते हैं। मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करना चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ें क्योंकि समझ में नहीं आई होंगी, यहाँ पर ध्यान से देखना। ओके, क्लियर। यहाँ पर देखिए, तो ये जो हाइब्रिड सेल बना था, हाइब्रिड सेल बना है, इस हाइब्रिड सेल को कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है, हैट मीडियम। हैट का फुल फॉर्म हाइपोजेंथिन अमीनोपिटरीन एंड थायमिडिन। तो इस मीडियम में इसको क्या किया जाता है, हाइब्रिडोमा सेल्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये क्या है, ये हैट मीडियम है और इसमें ये क्या है, हमारे सेल हैं, हाइब्रिड सेल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये क्या करेगा, पहले अपना नंबर डिवाइड करेगा, 2 3 4 इस तरह से नंबर डिवाइड करेगा। और जब नंबर डिवाइड करेगा तो क्या होगा, ठीक है, डीएनए का सिंथेसिस करेगा, क्योंकि डीएनए का सिंथेसिस करेगा तभी तो ये 2 से 3 बनेंगे ना, तो सभी ये सेल सर्वाइव करेंगे। और डीएनए सिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड चाहिए, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड चाहिए। डीएनए का सिंथेसिस होने के लिए न्यूक्लियोटाइड चाहिए। और न्यूक्लियोटाइड 2 तरीके से बन सकता है, एक तो साल्वेज पाथवे के थ्रू और दूसरा डी नोवो सिंथेसिस के थ्रू, ठीक है, डी नोवो सिंथेसिस के थ्रू हो सकता है। अब होता क्या है इसमें, साल्वेज पाथवे में, ठीक है, एक मिनट, हेलो, इस चीज़ को आप लोग बहुत क्लियर समझना, मैं फिर से एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टार्टिंग से, ठीक है। तो ठीक है, ये हाइब्रिडोमा सेल्स है, ठीक है। हाइब्रिडोमा सेल्स को हम लोग कहाँ, हैट मीडियम में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, हैट, ठीक है। हैट मीडियम मीन्स हाइपोजेंथिन गुआनिन, हाइपोजेंथिन ए से एमिनोप्टेरिन और टी से थायमिडिन, इस मीडियम में इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। अब इस मीडियम में 3 चीज़ें हैं, हाइपोजेंथिन, एमिनोप्टेरिन और थायमिडिन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही हमने सेल्स को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया, ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफ़र किया, ये सेल क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी, ये सेल क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी। मतलब ये सेल है अभी मदर सेल है, मदर सेल क्या करेगी, डॉटर सेल बनेंगी, ठीक है, मदर सेल डॉटर सेल में कन्वर्ट होगी। तो सपोज़ करो ये, ठीक है, फिर ये डॉटर सेल बनाएंगी बहुत सारी। तो इसमें क्या होगा, डिवाइड कर रही हैं ऐसे, तो यहाँ पर स्पष्ट सेल डिवीज़न हो रहा है। और सेल डिवीज़न में क्या होता है, डीएनए का भी डिवीज़न होता है, ठीक है। तो डीएनए का डिवीज़न हुआ मीन्स डीएनए को क्या होना पड़ेगा, सिंथेसिस होना पड़ेगा, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन या सिंथेसिस करना पड़ेगा, ठीक। और डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड चाहिए, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड होगा तभी वो रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट होंगे। और न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस यहाँ पर कितने तरीके से हो सकता है, 2 तरीके से, ठीक है। कौन कौन तरीके से, साल्वेज पाथवे, ठीक है, और डी नोवो पाथवे, ठीक, साल्वेज पाथवे और डी नोवो पाथवे। साल्वेज पाथवे में क्या होता है कि जो, ठीक है, ओल्ड न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उन्हीं को यूज़ किया जाता है न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए। वहीं डिनोवो पाथवे में क्या होता है, डिनोवो पाथवे में हमें नया न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, नया न्यूक्लियोटाइड बनता है, नया न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस होता है।
लेकिन यहाँ पर डिनोवो पाथवे नहीं चल सकता। अब क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि यहाँ पर क्या है, अमीनोप्टेरिन है। मीडियम में क्या है, अमीनोप्टेरिन है। तो अमीनोप्टेरिन है तो डिनोवो पाथवे नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? तो अमीनोप्टेरिन क्या करता है, टेट्राहाइड्रोफोलेट, ठीक है, टेट्राहाइड्रोफोलेट THFR टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज नामक एक एंजाइम होता है, इसको इनहिबिट कर देता है, इसलिए डिनोवो पाथवे नहीं चल सकता। तो डिनोवो पाथवे के थ्रू तो नया न्यूक्लियोटाइड नहीं बना सकते। तो अब क्या, सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है जिसके थ्रू न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस कर सकते हैं, और वो क्या है, साल्वेज पाथवे के थ्रू। अब कंडीशन ये है कि साल्वेज पाथवे, ठीक है, साल्वेज पाथवे भी रन करने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है जिसको बोलते हैं हम लोग HGPRT, ठीक, क्या एंजाइम बोलते हैं, HGPRT, हाइपोजेंथिन ग्वानिल फास्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज। यही एंजाइम था ना यहाँ पे, HGPRT, हाइपोजेंथिन ग्वानिल फास्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज, ये एंजाइम चाहिए। और ये एंजाइम सिर्फ और सिर्फ किसके पास होती है, ये एंजाइम होती है सिर्फ और सिर्फ बी सेल के पास, ठीक है, बी सेल के पास होती है ये एंजाइम, कैंसर सेल के पास नहीं होती है। समझ में आ गया? कैंसर सेल के पास होती है ये एंजाइम, कैंसर सेल के पास नहीं होती है, बी सेल के पास होती है HGPRT एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, ठीक है, आइसोलेशन या स्क्रीनिंग। यहाँ पर तो जैसा कि मैं बताया था कि 5 टाइप के सेल्स बने थे, हैट मीडियम में 5 टाइप के सेल्स बने थे। और 5 टाइप के सेल्स कौन कौन से होते? स्प्लीन सेल HGPRT एंजाइम, माइलोमा सेल डजंट हैव, ठीक है। यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि जो स्प्लीन सेल होते हैं, यानी कि जो बी सेल्स होते हैं, उनमें क्या होते हैं, HGPRT एंजाइम पाया जाता है, और माइलोमा सेल्स में नहीं पाया जाता है। तो ये 5 टाइप के सेल्स बने थे, फ्यूज्ड प्लाज्मा सेल, फ्यूज्ड माइलोमा सेल, हाइब्रिडोमा सेल, अनफ्यूज्ड प्लाज्मा सेल और अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल। और कैसे बनेंगे ये यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे ध्यान से देखना, ये क्या हो गया, प्लाज्मा सेल, ठीक है, प्लाज्मा सेल। और प्लाज्मा सेल्स के पास क्या है, HGPRT एंजाइम है, ठीक है। मीन्स ये साल्वेज पाथवे क्या कर सकता है, रन करा सकता है, और ये नहीं, ठीक है, नहीं, इसमें HGPRT नहीं है, यहाँ माइनस लगा है। दोनों को फ्यूज़ कराए, और जब दोनों को फ्यूज़ कराए तो 5 टाइप के सेल्स टोटल बने थे। 5 टाइप के सेल्स कैसे, ठीक है, अनफ्यूज्ड स्प्लीन सेल, मतलब ऐसे सेल्स भी होंगे जो फ्यूज़ नहीं हुए होंगे। फ्यूज्ड स्प्लीन सेल मतलब यहाँ आप देख सकते हो, फ्यूज्ड स्प्लीन सेल मतलब 2 स्प्लीन सेल ही आपस में फ्यूज़ हो गए होंगे। हाइब्रिडोमा सेल्स मीन, ठीक है, स्प्लीन सेल और माइलोमा सेल दोनों फ्यूज़ हुए होंगे, तो ये हाइब्रिडोमा सेल बन गया। फ्यूज्ड माइलोमा सेल मतलब माइलोमा सेल्स ही आपस में फ्यूज़ हो गए होंगे। अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स मतलब कोई भी माइलोमा सेल फ्यूज़ नहीं हुआ होगा। तो 5 टाइप के टोटल सेल पॉपुलेशन बने थे। अब जब हैट मीडियम में क्या होता है, हैट मीडियम में सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, HAT। अब यहाँ पर ये जो अनफ्यूज्ड स्प्लीन सेल होते हैं, ठीक है, ये अनफ्यूज्ड स्प्लीन सेल ग्रो हैट मीडियम में ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे, ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होता है, HGPRT होता है, तो ये साल्वेज पाथवे इसमें रन होता है, साल्वेज पाथवे रन होता है, इसलिए ये सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। फ्यूज्ड माइलोमा सेल है, ये क्या करेगा, फ्यूज्ड स्प्लीन सेल, तो फ्यूज्ड स्प्लीन सेल भी क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, क्योंकि इसके पास भी क्या है, HGPRT है, मीन्स साल्वेज पाथवे। और ये हाइब्रिडोमा सेल जिसमें माइलोमा सेल्स भी है और प्लाज्मा सेल्स, तो ये भी क्या करेगा, ये भी सर्वाइव करेगा। तो ये 3 सेल सर्वाइव करेंगे क्योंकि इनके पास HGPRT है, ठीक है, और ये साल्वेज पाथवे चलाएंगे और DNA का सिंथेसिस करेंगे, तो ये तो सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन इनके पास HGPRT है ही नहीं है, HGPRT है ही नहीं, तो ये ग्रो सर्वाइव नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया? अब इन 5 सेल्स में 2 सेल्स तो आउट हो गए हैं, 5 सेल में 2 सेल आउट हो गए हैं, मीन्स ये सेल्स तो आउट हो गए हैं। अब हमें इन तीनों में से पहचानना है कि इन 3 में से कौन सा है हमारा, ठीक है। तो अगेन ये मीडियम है, तो इसको
हम लोग क्या करेंगे, कई बहुत समय तक, ठीक है, लंबे समय तक इसको हम लोग ग्रो कराएंगे। ठीक है, तो सपोज ये क्या है, ये है। 1 मिनट में और क्लियर कर देता हूँ इसको। ठीक है, 1 2 3, तो ये वाली सेल ये है, अनफ्यूज्ड सेल ये है। ठीक है, फ्यूज डिस्प्लिन सेल ये है और हाइब्रिडोमा सेल ये है। तो अब 2 सेल तो बाहर निकल गए तो कन्फ्यूज़न नहीं हुआ, 3 में कन्फ्यूज़न हो रहा है कि कौन सा सेल है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कई जनरेशन में ग्रो कराते हैं, कई जनरेशन तक ग्रो कराते हैं। ठीक है, तो चूंकि इनमें, ठीक है, ये दोनों सेल्स में कैंसर सेल नहीं गया है, कैंसर सेल फ्यूज़ नहीं हुआ है, तो ये क्या करेंगे, कुछ जनरेशन ग्रो करेंगे, कुछ जनरेशन ग्रो करेंगे, उसके बाद ये किल हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये मर जाएंगे, ये दोनों, ये सेल भी मर जाएंगे, ये सेल मर जाएंगे कुछ जनरेशन के बाद। बचा कौन, ये हाइब्रिडोमा सेल्स। ठीक है, अब इसी हाइब्रिडोमा सेल्स बच गया। अब हमने पहचान लिया कि यही सेल है जो हमारे काम का है। अब इस सेल्स को हमने क्या किया, अलग कर लिया और इसी को हमने क्या कराया, इसका मल्टीप्लाई कराया। ठीक है, मल्टीप्लाई कराया और इसी को फिर एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया। क्लियर? ठीक है, बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ में आ गया होगा। ओके, तो यहाँ देखो, फ्यूज्ड माइलोमास एंड अनफ्यूज्ड माइलोमा डिडंट हैव HGPRTs एंजाइम, सो इट कांट सर्वाइव इन हैट मीडियम। तो जो फ्यूज्ड माइलोमा और अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ देखो, फ्यूज्ड माइलोमा और अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स होते हैं, इनके पास HGPRT नहीं होता है, इसलिए ये मर जाते हैं, सर्वाइव नहीं करते हैं हैट मीडियम में। क्लियर? यहाँ देखो क्लियर लिखा हुआ है, फ्यूज्ड प्लाज्मा एंड अनफ्यूज्ड प्लाज्मा हैव HGPRT एंजाइम बट डिडंट हैव लॉन्ग लाइफ। अब जो फ्यूज्ड प्लाज्मा थे ये, ठीक है, फ्यूज्ड प्लाज्मा सेल या फिर इसी को बोल रहे हैं फ्यूज्ड डिस्प्लिन सेल और अनफ्यूज्ड डिस्प्लिन सेल, इनके पास क्या है, HGPRT तो है, तो ये सर्वाइव तो कर जाएंगे हैट मीडियम में, लेकिन लंबे समय तक नहीं सर्वाइव करेंगे, लॉन्ग लाइफ सर्वाइव नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, hybrid cell has HGPRT enzyme from spleen cell as well as they have the ability to multiply repeatedly as a myeloma cell। तो जो हाइब्रिड सेल है उसके पास क्या है, HGPRT एंजाइम है और